नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एमसीक्यू एंड केस स्टडीज सी इंस्टीट्यूट ने अभी निकाले थे, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो एमसीक्यूज और केस स्टडीज हैं कवर कर लिए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, इवन डिक्टो क्वेश्चंस या फिर मिलते जुलते क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन आंसर की जो बुक है उसके थ्रू कर चुके हैं। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने एमसीक्यू तो खैर आसान है, कर ही लिए होंगे सारे के सारे, उसमें कोई डाउट भी मेरे पास में नहीं आया। लेकिन केस स्टडीज को लेकर इक्का दुक्का कोई डाउट मेरे पास में आ जाता है। तो मैं केस स्टडीज सीए इंटरमीडिएट का ये वीडियो आपके लिए यहां पर बना रहा हूं। और इसमें क्या है कि अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो 15 केस स्टडीज वहां पर दे रखी हैं, अगर वो ऑलरेडी कवर कर ली हैं तो फिर आप ये वीडियो मत देखिएगा। दूसरा, आपने करे तो हैं लेकिन कुछ केस स्टडीज में कुछ कुछ डाउट्स हैं, तो जहां जहां पर जो डाउट्स है आपका, उस वाली केस स्टडी को आप चेक कर लीजिएगा बस। तीसरा कि भाई साहब हमने तो करे ही नहीं अभी तक, जिन्होंने बिल्कुल नहीं करा है, छुआ तक नहीं केस स्टडी को, तो ये मैं बहुत ही कम समय के अंदर सारी की सारी केस स्टडीज को कवर करने का प्रयास करूंगा, तो आप यहां से अपनी केस स्टडीज को कर सकते हैं। ठीक है, ये केस स्टडीज करके जाना बेहद जरूरी है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत इसकी। ये सी इंटरमीडिएट 15 केस स्टडीज हैं और इसके कुछ एक एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, 70 एमसीक्यूज के दे रखे हैं, और ये केस स्टडीज है यहां पर एमसीक्यू बेस्ड। पशुपति रजिस्टर्ड, मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नियम वही रहेगा, चाहे केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो या अदरवाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। डिवाइड एंड रूल, क्वेश्चन को उसका साइज देखकर डर मत जाओ कि भाई पूरे पेज का क्वेश्चन है यार, कैसे होगा, डरिए मत। डिवाइड एंड रूल, क्वेश्चन को तोड़िए और 3 भागों में तोड़ो। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि उसके फैक्ट्स और इश्यू क्या है, फैक्ट्स एंड इश्यू क्या है। जब आप लिखने बैठो तब भी आप इसी फ्रेम में तोड़कर चलेंगे। अगर मान लीजिए तो एमसीक्यू वाली केस स्टडीज है आपकी, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर की हम बात करके चले तो वहां पर भी आपको इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू बात करनी है। उसके बाद में आती है लीगल पोजीशन, लॉस के बारे में क्या बोलता है। तीसरा आता है कंक्लूजन, आप अपनी बातों कंक्लूड कैसे करते हैं। फैक्ट्स और इश्यू के अंदर कुछ नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन की समरी बनानी होती है, दैट्स इट। क्वेश्चन को समराइज करना है। जो एक पेज पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको छोटे से साइज में देखें ताकि एट ए ग्लांस पूरा क्वेश्चन समझ में आए कि कहना क्या चाहता है। उसके बाद में लीगल पोजीशन, यहां पर सिर्फ आप अपने प्योर लॉ को रिकॉल करेंगे कि लॉ क्या बोलता है, और फिर कंक्लूजन वाले पार्ट के अंदर इस समरी जो आपने बनाई है, इसमें जो इश्यू दिया गया है उसे अपने प्योर लॉ के साथ कोरिलेट करके आप अपना कंक्लूजन यहां पर दे देते हैं। ध्यान रहे कि जब आप ये कर रहे होंगे तो सिर्फ यही कर रहे होंगे। जब आप लीगल पोजीशन लॉ की बात कर रहे होंगे तो सिर्फ प्योर लॉ की बात हो रही होगी, कोई आगे पीछे के कोई स्टेप्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तीसरे नंबर पर आकर जब कंक्लूड करेंगे तो सिर्फ इसी पर हमारा फोकस रहेगा। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अरे इसके बारे में लॉ क्या है वो रिकॉल करने बैठ गए और अभी हाथ के हाथ कंक्लूड करने बैठ गए। इसमें आपको गलती होती है और जहां पर हल्की सी भी कुछ दिक्कत हुई वहीं पर आप दिक्कत हो जाती है। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हुए आप अधूरे क्वेश्चन से ही उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो ऐसी की तैसी में गया लॉ और ऐसी की तैसी में गया कंक्लूजन। पहले क्वेश्चन को समराइज कर लो, जो कि सबसे आसान स्टेप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते समय मुझे कोई किसी प्रकार का डर अपने दिमाग में नहीं बैठाना, चाहे क्वेश्चन मेरा 10 पेज का क्यों ना सही, मैं उसको आराम से पढ़ते पढ़ते बातों को छोटे रूप में लिखता चलूंगा, उसको समराइज में करता चलूंगा। राइट, तो मिस्टर पशुपति रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये ट्रेडर आदमी, मैंने लिख दिया याद किया था, ये ट्रेडर आदमी है, आप अपने लिए लिख सकते हैं, मैंने अपने लिए यहां पे लिखा अपनी सुविधा के लिए। ये एक ट्रेडर आदमी है, ठीक है जी। His turnover in the preceding financial year was below the threshold limit liable for registration. उसका जो था वो 10, 20, 40 लाख से पिछले साल में कम था। अब पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है किस लिए दी है, वो तो आगे राज खुलेगा इसका, लेकिन फिलहाल जो भी बातें हैं मैं उनको समराइज करके आराम से यहां पर लिख देता हूं, बिना दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डाले हुए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करंट ईयर ही अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। इन्होंने जो जो सर्विस ली है, इस बात का ध्यान रखना कौन सी सर्विस या सप्लाईज ले रहा है और कौन सी दे रहा है, इसमें डिस्टिंग्विश करना बेहद जरूरी होता है। जीटीए सर्विस ली है XYZ ट्रांसपोर्ट से, और जिन्होंने जीएसटी वॉज चार्ज्ड 5%। अच्छा जी, तो मैंने लिख दिया यहां पर कि जीटी की सर्विस ली गई है, 5% से जीएसटी आपका चार्ज यहां पर बनता है।
और 35,000 रुपए की आपकी बनती थी। अब आप क्या करोगे कि आप यहीं पर इसका भाई साहब एनसीओ में लगेगा, आरसीओ में लगेगा, एग्जाम्प्ट होगी, यहीं पर रुक जाते हैं। मत रुकिए, बढ़ते चलिए, लिखते चलिए, बढ़ते चलिए। ये अगर आपने फॉर्मूला अपना लिया तो आपसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे कहना मानिएगा, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। ठीक है सर जी। उसके बाद मैं भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अच्छा जी, एक चीज और रहेगी यहां पर, फर्दर ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन बैटिंग एक्टिव। अच्छा, ऊपर से ये पॉइंट रह गया था। ही हैज इशूड वेरियस बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड प्रोमिसरी नोट्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये सब काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन बैटिंग एक्टिविटीज, तो ये बैटिंग का काम भी यहां पे करके चलता है, शर्त वर्त भी लगाता रहता है। तो पहला पॉइंट हो गया, इसने क्या क्या काम किया है। जीटीए की जो सर्विस है वो इन्होंने यहां पर ली है, अवेल्ड की है। रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रेमिसेस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी से, म्युनिसिपैलिटी से इन्होंने गोदाम किराए पर लिया है और उसमें 40,000 की ट्रांजैक्शन आपकी बनती थी। लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अ फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट से 50,000 रुपए की सर्विस ली है, तो एडवोकेट ही आ गया, 50,000 की सर्विस ली है, बात खत्म। ठीक है। He sold a car used for his पर्सनल पर्पस फॉर ₹1 लाख। अब इसके आउटवर्ड की बात यहां पर कर लेते हैं। तो पर्सनल कार इसने 1 लाख रुपए की बेच दी है, तो आप लिख दीजिए यहां पर आउटवर्ड, मैं लिख देता हूं, समराइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। He disposed of his old computer for 60,000 on which no ITC was claimed। आपके दिमाग में लॉ आ रहा होगा, हाँ कुछ था, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करना, लॉ को मत छेड़िए प्लीज, अभी जो है उसे लिख दीजिए। एक कंप्यूटर बेच दिया इन्होंने जिस पर इन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं कर रखा था, ओल्ड कंप्यूटर है, आईटीसी नहीं था, 60,000 का बेच दिया है। ठीक है जी। ही ऑल्सो गेव अवे हिज स्टॉक ऑफ ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹75,000 ऑन विच ही हैड क्लेम्ड आईटीसी टू एन ऑर्फेंज होम। गेव अवे कर दिया, फ्री में दे दिया है, जिस पर आईटीसी ले रखा था और उसकी कीमत 75,000 हुआ करती थी। He received goods on 1st May that are liable to tax under reverse charge। उसने कुछ रिवर्स चार्ज में गुड्स भी रिसीव किया है 1st May को। Invoice was issued on 5th May and payment for the same made on 6th June। ऐसे करके यहां पर बात कर रहे हैं। तो आरसीएम के अंदर गुड्स रिसीव किया है, 1 मई को इन्होंने रिसीव किया है। इनवॉइसिंग हुई है इसकी 5 तारीख को, 5 मई को इनवॉइसिंग की गई है। एंड ये हमारी बात हो गई। और जो पेमेंट की बात हुई है वो 6 जून को यहां पर पेमेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट हुआ है भाई साहब 6 जून को। ठीक है जी। ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस, अगर इसने रिपेयर एक्सपेंस पे किए तो मतलब इसने सप्लाई को लिया होगा, क्योंकि पेमेंट वो करता है जो रेसिपिएंट होता है। ही पेड रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ हिज बिजनेसेस। जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड देयर ऑन 13,000। ये भी चेक करना कि जो वैल्यू दे रखी है वो जीएसटी की है या फिर इसकी खुद की अपनी वैल्यू दे रखी है। तो जीएसटी की वैल्यू यहां पर दी गई, 13,000 का जीएसटी था। रिपेयर एक्सपेंसेस थे ट्रक के लिए, और ट्रक को इस्तेमाल करता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। मन में आ जाता है सेक्शन नंबर 17 आईटीसी का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ समरी बनानी है। तो यहां पर आकर रिपेयर के लिए पैसा पे किया है, 13,000 का जीएसटी पे किया है, और उस ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ही अरेंज्ड फॉर केटरिंग ऑन लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल इन विच जीएसटी कंपोनेंट वाज, केटरिंग सर्विस लिए 15,000 का जीएसटी उस पर पे किया है, ये लीजिए। उसके बाद में ही रिसीव्ड फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट 25,000 रुपए का गुड्स का एक फर्स्ट लॉट आ गया है, और जिस पर आपका जीएसटी 25,000 का बनता है। लीगल ऑपरेशन फिर आपको याद आ रही होगी, नहीं यार लास्ट लॉट ऐसी की तैसी लास्ट लॉट की जो लिखा है पहले उसे लिख दो, यहां पे आके सारा काम कर लेंगे। ही ये हो गया जी अपना। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वेर एवर एप्लीकेबल ऑल द सप्लाईज रेफर्ड अबव इंट्रा स्टेट, मान लीजिए अगर कुछ और ना दे रखा हो तो आईटीसी को अवेल करने की बाकी सारी कंडीशन जो होती हैं, क्योंकि 12 कंडीशंस कुल होती हैं, तो बाकी सारी जो कंडीशंस है वो आपकी फुलफिल्ड हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है जरा वो चेक कर लेते हैं मालिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। ये भी इशू कर रहा था, ये भी इशू कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये काम भी कर रहा था, इनमें क्या सप्लाई नहीं है? तो आप ना सप्लाई पर क्वेश्चन है तो पहले आप सिंपली ये तय कर लो क्या है क्या नहीं है, दोनों चीजें लिख लो आप इसके अंदर। आप सिर्फ उसी से ढूंढेंगे क्या नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ग्रॉसली लिख लो यार ये है ये नहीं है, ठीक है जी।
बिल ऑफ एक्सचेंज, साहब मनी की परिभाषा बोलती है कि जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है, उसे मनी कहते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एटसेट्रा, ये सभी मनी की परिभाषा में आते हैं। मनी ना गुड्स है ना सर्विस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई की बात भी यहां पर नहीं की जा सकती है, तो इसलिए ये आपका सप्लाई नहीं है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड डेट जो होता है वो आपका एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब सप्लाई की बात करते हैं तो बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी को छोड़कर बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए ये भी आपका सप्लाई नहीं बनेगा। बैटिंग एक्शनेबल क्लेम होता है, लेकिन स्पेशली मेंशन्ड है कि भाई ये आपका सप्लाई भी बनेगा। प्रमोशनरी नोट्स, ये आपका मनी का रूप होता है, ये भी सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या क्या सप्लाई नहीं बनेगा, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा सप्लाई नहीं बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी निकल कर आता है। आगे बोलते हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज में वो आती है, जरा उसके बारे में बताइएगा। तो सर जी यहां पर हम देखते हैं, पहले जीटीए की बात करते हैं, तो जीटीए वाली क्या रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करेगी या नहीं करके चलेगी। तो उन्होंने बता रखा है कि 5% का रेट, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जीटीए के अंदर दो प्रकार के रेट काम करते हैं, कि 12% का एक रेट होता है जहां पर सप्लायर को आईटीसी मिल जाता है, और एक 5% का रेट होता है जो कि आरसीएम के अंदर एप्लीकेबल होता है, वहां पर सप्लायर को जीटीए वाले को आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। तो चूंकि बोल रहा है कि भाई सब 5% कैटेगरी में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आरसीएम की ट्रांजेक्शन है, तो 35,000 तो आपके ये यहां पर निकल कर आ जाते हैं। दूसरा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जो लोकल अथॉरिटीज इन्होंने सर्विसेज ली हुई हैं, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि ये वाकई में टैक्सेबल है भी या नहीं भी है। हाँ सर टैक्सेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि गवर्नमेंट यहां सर्विस दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस यहां पर दी जा रही है, तो इस केस में क्या किया जाएगा वैसे करके पूछ रहे हैं। तो टैक्सेबल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एनसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा, तो इसके लिए आपको आरसीएम का प्रोविजन याद होना चाहिए। अब यहां पर लॉ रिकॉल कर रहे हैं हम, तो आरसीएम का प्रोविजन ये बोलता था कि भाई साहब देखिए अगर पीवीटी की सर्विस है तो एनसीएम लगाया जाता है, गवर्नमेंट जब देती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाली जो सर्विस थी, वेसल या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो सर्विस हुआ करती थी पीवीटी वाली, उस पर एनसीएम लगता है। दूसरा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, B2B ट्रांजैक्शन है, तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज इस पर एनसीएम लगा दिया जाएगा। चूंकि ये बंदा रजिस्टर्ड है, पिछले साल में इसका टर्नओवर कम था लेकिन इस साल में रजिस्टर्ड हो गया है, तो यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 40,000 आपका ये भी आरसीएम कैटेगरी के अंदर आ जाता है। एडवोकेट की सर्विस लिए, आपका दिमाग काम करेगा सर जी एडवोकेट की सर्विस लिए तो मतलब ये भी आरसीएम में आती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा था। लेकिन बुड़बक मेरी बात सुन, जब हम बाबा की बूटी के पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो आरसीएम की चर्चा 7वें बॉक्स पर आती है, लेकिन पहले जो 5 गेट हैं वहां से जीएसटी हो सकता है कि आपका बाहर निकल जाए। तो चूंकि यहां पर जब हम एग्जम्पशन पढ़ते हैं एडवोकेट के संबंध में, लीगल सर्विसेज के संबंध में, तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि साहब अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर जो है 10, 20 या 40 लाख से कम रहा है, तो आपको गरीब बिजनेस एंटिटी कहा जाता है, तो वहां पर आपको एग्जम्पशन दे दी जाती है, इस पर जीएसटी नहीं देना। जब जीएसटी देना ही नहीं है तो एनसीएम या आरसीएम की बात ही वहां पर नहीं करी जाएगी, वैसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है। सर गुड्स के ऊपर भी था, ये आरसीएम में गुड्स भी आया था। क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की बात कर रहा है, दैट्स इट। तो 30,000 उसके और 40 उसके, 75,000 रुपए यहां पर सही आंसर इसका निकल कर आ जाता है। In respect of sale of personal car and disposal of computer and stock in hand, value of supply will be, यानी कि अगर कार की बात करो, कंप्यूटर की बात करो और जो स्टॉक गिव अवे कर दिया है, इनके संबंध में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगी, जरा बात करते हैं। तो देखिए पर्सनल कार इन्होंने यहां पर बेच दी है, तो यहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए सप्लाई नहीं बनेगी। तो सप्लाई नहीं बनेगी तो मुझे कोई मतलब इस चीज से नहीं है। ओल्ड कंप्यूटर इन्होंने बेचा है जिसके संबंध में आईटीसी नहीं ले रखा था, एफओसी ट्रांजैक्शन थी, आईटीसी नहीं ले रखा था, तो ये भी आपका सप्लाई नहीं बनेगा। जो गिव अवे स्टॉक कर दिया है, पुराना स्टॉक ऑर्फेंज होम को दे दिया है, तो वहां पर आईटीसी लेकर बैठे हुए थे, तो इस कारण से यहां पर इसको ये आपका सप्लाई बनेगा और जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तो 75,000 रुपए इसके संबंध में यहां पर निकलकर आ जाता है, ये इसका सही आंसर मालिक बन जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति इज, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा, जो इनका जो गुड्स की यहां पर बात कर रहे हैं उसका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर क्या निकल के आएगा मालिक, जरा उसकी यहां पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पता है मालिक अच्छे से कि जब गुड्स के संबंध में हम बात कर रहे होते हैं तो सेक्शन नंबर 12 आपका लगा दिया जाता है, और आरसीएम में जब बात करते हैं तो आरसीएम के अंदर सबसे पहली कंडीशन होती है कि भाई पेमेंट की डेट पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप इनवॉइस से 31वां दिन पकड़ लीजिए, गुड्स की बात कर रहे हैं, या फिर जिस दिन गुड्स आपका रिसीव हो जाता है वो डेट पकड़ लीजिए। इन तीनों में जो भी पहले आ रही होती है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बना दी जाती है। तो इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करके देखता हूं तो यहां पर जो सबसे पहले डेट निकल के आएगी वो आपकी मालिक
ये 1 मई की डेट निकल कर आएगी, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 1 मई यहां पर बना दिया जाएगा, ये आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट आईटीसी ऑन सर्विसेज। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट except ITC on services taxable under reverse charge mechanism that can be claimed by Mr. पशुपति। इनको कितना ITC यहां पर अवेलेबल हो जाएगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा मालिक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर से। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट ITC ऑन सर्विसेज, जो रिवर्स चार्ज की सर्विस है उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी इनको कितना ITC यहां पर अवेलेबल हो जाएगा उसकी आपसे पूछ रहे हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन को एक तरफ से देखते हैं। ये जीटी की सर्विस टैक्सेबल थी जो ली हुई थी, लेकिन ये आरसीएम की थी, छोड़ दो, क्रेडिट तो मिल जाएगा इसका, लेकिन इसको पूछ नहीं रहा है वो। ये जो दूसरी सर्विस थी ये भी आरसीएम की थी, इसका भी क्रेडिट मिलेगा, पर इसे वो पूछ नहीं रहा क्योंकि ये आरसीएम के अंदर है। एडवोकेट की जो सर्विस थी वो आपकी एग्जेम्प्टेड थी, जीएसटी लगा ही नहीं, तो आईटीसी की बात ही नहीं होगी। जो गुड्स है उसके संबंध में भी उसे क्रेडिट मिल जाएगा, पर वो गुड्स की नहीं पूछ रहा है, वो गुड्स के संबंध में जो हम आरसीएम यहां पर लगाया जा रहा है उसकी बात यहां पर नहीं करी जा रही है। या फिर हम इसको देखते हैं कि गुड्स के संबंध में जो आरसीएम था, आरसीएम गुड्स के संबंध में इसकी हमें इवन वैल्यू भी नहीं दे रखी है कि भाई कितने वैल्यू का था, क्या सीन था, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें यहां पर अवेलेबल नहीं है, वरना इसका भी हमें आईटीसी अवेलेबल हो जाता। रिपेयरिंग की बात करते हैं, जो ट्रक आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उनके संबंध में बात कर रहे हैं कि भाई साहब उसका तो आपको यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 13,000 का ये मिल जाएगा। केटरिंग का जो है इसका सेक्शन 17 के मुताबिक ब्लॉक्ड क्रेडिट है, 17(5) के मुताबिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर केटरिंग की खुद सर्विस दे रहा होता तो फिर इसको अवेलेबल हो जाता, अदरवाइज नहीं होता। या फिर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर ही आ जाता तो बात कर सकते थे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। एंड जो गुड्स इसने रिसीव किए इसका फर्स्ट लॉट ही आया है, जब लास्ट लॉट आ जाएगा तब क्रेडिट की बात करना, अभी कोई क्रेडिट की बात यहां पर नहीं करी जाएगी। तो कुल मिलाकर 13,000 रुपए का इसे यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसके मुताबिक 13,000 रुपए का इसको यहां पर आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे। आगे बढ़ते हैं। मैसर्स विट्ठल एंड कंपनी, a registered supplier under GST, is dealing in supply of taxable goods in the state of कर्नाटका। ये कर्नाटका के बंदे हैं और गुड्स में ये भाई साहब डील कर रहे हैं। ठीक है जी, रजिस्टर्ड पर्सन है कर्नाटका में। द फर्म ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सिंस अप्रैल से ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ गए थे। इट्स टर्नओवर क्रॉस्ड 1.5 करोड़ ऑन 9 मई। 9 मई को इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के पार चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं एंड हैज ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन द सेड डेट। और इसके बाद ये रेगुलर स्कीम के अंदर ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा, इसे आना पड़ेगा। विट्ठल एंड कंपनी सेंड गुड्स ऑन 10 जून टू सूरी एंड कंपनी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। 10 जून को कुछ माल इन्होंने भेजा है जब ये रेगुलर स्कीम के अंदर थे, और सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर भेजा है। और आगे बोलते हैं सूरी एंड कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइट इट्स कॉन्फर्मेशन मेल्ड डेटेड। 15 दिसंबर को इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस इस पे दे दी थी। अभी लॉ कुछ भी रिकॉल मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। इट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने को जीएसटी का पेमेंट किया है। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, अच्छा जी, इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल नेचर की सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाई, पर्सनल नेचर की सर्विस ली है जिस पर जीएसटी पेड 12,000 था। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग 2 व्हीलर, और इंजन कैपेसिटी इतनी बनती थी। 9,000 का जीएसटी इन्होंने 2 व्हीलर के ऊपर यहां पर पे कर दिया है। उसके बाद में आगे बोलते हैं साहब, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर। अच्छा जी, जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। और जो जीएसटी कंपोनेंट है वो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए डेप्रिसिएबल वैल्यू में ऐड कर दिया गया है। तो 19,000 आपका यहां पर ये बनता था, लेकिन इसके संबंध में इन्होंने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। ड्यूरिंग मे विट्ठल एंड कंपनी हैड रिवर्स्ड आईटीसी ऑफ ₹10,000 फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। 180 दिन की टाइम लिमिट होती है, उसके तहत इन्होंने पेमेंट नहीं किया और इन्हें 10,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ा। ड्यूरिंग मे विट्ठल एंड कंपनी हैड रिवर्स्ड किया था आईटीसी
for not making payment to vendors within the prescribed time under GST. This pending payment was cleared in the month of August. अगस्त में इन्होंने जो पेंडिंग पेमेंट था वो क्लियर कर दिया है, फिर अगस्त में जाकर इस 10,000 को वो री अवेल यहां पर कर पाएंगे, ऐसा बोल रहा है। तो रिवर्सल किया गया था 10,000 रुपीज का और क्लेम कर लिया जाता है इसे अगस्त के महीने में जाकर, राइट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द परचेजेस मेड एंड आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग अर्लियर मंथ्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। सप्लायर के नाम यहां पर दे रखे हैं, पेमेंट इज ड्यू फॉर इतना इतना, इनका पेमेंट ड्यू हो चुका है और कंपोनेंट जो आईटीसी का था वो जो हम ले चुके हैं वो इतना इतना यहां पर आकर बन रहा है। कोई बात नहीं, टेबल को अलग से याद रखेंगे, टेबल अपने आप में बनाई दे रखी है। विट्ठल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विस फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, अच्छा जी, लोकेटेड इन श्रीलंका, ठीक है जी। Raghu and company issued invoice for service on 1st September, which was entered by Vittal and company in its books 10th of October, but payment was made on 30th September. तो इन्होंने सर्विस इंपोर्ट करी है और 3 डेट यहां पर दे रखी है। इनवॉइसिंग 1 सितंबर को हुई है, 30 सितंबर को पेमेंट हुआ है और 10 अक्टूबर को इन्होंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड यहां पर अपनी किताबों में कर लिया है। और ये मामला है आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के संबंध में बात करी जा रही है, राइट? यस सर। उसके बाद आगे बोलते हैं, ऑल द सप्लाईज रेफर्ड अबव इज इंट्रास्टेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, और कंडीशंस बाकी जो है आईटीसी को अवेल करने की वो फुलफिल अप करके चलते हैं। विट्ठल एंड कंपनी टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग, क्वेश्चन क्या है? विट्ठल एंड कंपनी नीड्स टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट हेल्ड इन फिनिश्ड गुड्स और ऑन विड्रॉल बाय कंपोजिशन स्कीम। वो कह रहे कि भाई आपको यहां पर सूचना देनी पड़ती है कि स्टेटमेंट फर्निश करना होता है। उस स्टेटमेंट फर्निश करने की समय सीमा होती है 30 डेज की। जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर हो जाते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारा का सारा इंटीमेट करना पड़ता है। तो ये बाहर कब निकले हैं? तो देखो यहां से आसानी से पता लग जाएगा कि साहब 9 मई को आप क्रॉस कर गए थे, तो 9 मई से आप काउंटिंग करके चलेंगे ना, तो 30 दिन काउंट करेंगे तो मई के महीने में आगे, मई का महीना कितने का होता है साहब? अप्रैल मई 31 का महीना होता है, तो 22 दिन यहां हो गए, 8 दिन आगे जोड़ दीजिए तो ये आपका 8 जून ऐसे निकल के यहां पर आ जाता है। आगे बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विट्ठल एंड कंपनी शैल इशू इनवॉइस बाय डेट। इसमें इनवॉइस कब तक हमें इशू करना होता है? तो इनवॉइस के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, वहां पर बताते हैं कि देखो जिस दिन वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है प्रोडक्ट वो डेट, और जिस दिन रिमूव किया गया था वहां से 6 महीने एक्सपायरी की डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो इसका जो रिमूवल था वो 10 जून को किया गया था। 10 जून से अगर मैं यहां पर 6 महीने काउंट करता हूं तो ये आपका 10 दिसंबर निकल के आ जाता है, और एक्सेप्टेंस की डेट थी 15 दिसंबर, तो विच एवर इज अर्लियर यानी कि 10 दिसंबर की डेट यहां पर आपकी बन जाती है इनवॉइस इशुएंस की डेट। आगे बोलते हैं, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय विट्ठल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने में इनके इतना क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा अगस्त महीने में। तो देखते हैं साहब अगस्त महीने में कितना क्रेडिट इनको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इनवर्ट सप्लाई थी अगस्त के महीने में ये किया था, पर्सनल नेचर की सर्विस ली थी, इसका आईटीसी यहां पर नहीं दिया जाएगा। जो 2 व्हीलर परचेज किया बिजनेस पर्पज के लिए इसका आईटीसी इसको अवेलेबल हो जाएगा 9,000 रुपए का। कंप्यूटर था भाई साहब 19,000 रुपए का, हालांकि वैसे तो इसको आईटीसी मिल जाता, लेकिन सेक्शन 16 के अंदर वन ऑफ द कंडीशन इज गिवन देयर कि अगर आप जीएसटी कंपोनेंट को इनकम टैक्स में डेप्रेशन के रूप में क्लेम कर लेते हैं तो फिर वहां पर उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होता, या तो आप डेप्रेशन क्लेम कीजिए या फिर आप आईटीसी क्लेम कीजिए, तो इसका भी आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कर रखी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो मालिक कर रखी हैं, तो इनके संबंध में पहली बात तो क्या इनकी वैल्यू दे रखी है कुछ, इसके बारे में देखो नहीं वैल्यू कुछ भी इसकी नहीं दे रखी है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा। एंड 9,000 का तो ये हो गया। दूसरा ये कि इन्होंने मई के महीने में 10,000 का आईटीसी का रिवर्सल किया था। अब 180 दिन के बाद जब हम जितनी पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है कि जो शुरुआती दौर में जो अपना आईटीसी होता है उसे इनवॉइस के दम पर अपनी किताबों में बुक कर लेते हैं, लेकिन वो तभी रहेगा जब हमारा 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। 180 दिन में पेमेंट नहीं होती तो 181 दिन हमें रिवर्सल करना पड़ता है, और फिर हमें आईटीसी पेमेंट लिंक्ड मिलता है। शुरू में आईटीसी इनवॉइस लिंक्ड होता है, बाद में आईटीसी पेमेंट लिंक्ड हो जाता है। तो पेमेंट लिंक्ड आईटीसी, तो पेमेंट अगस्त में क्लियर कर दिया तो वहां पर हमें ये आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। 10,000 आपका ये वाला और 9,000 आपका ये वाला, तो ऐसे करके यहां आपको 19,000 रुपए का आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये इसका आंसर यहां पर बन जाता है।
कंप्यूट करना द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर महीने में आपने कितना आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल दे रखी थी, यहां पर कहते थे कि भाई आउट ऑफ द परचेज मेड इन आईटीसी, जो आपने परचेज कर रखी है, तो सितंबर के महीने में ये स्टेटस निकल के आ रहा था कि यहां से खरीदा था, यहां से लिया था, यहां से लिया था, इसके 165 दिन हुए हैं, अभी कोई रिवर्सल नहीं करना। आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके हैं, सबका इनवॉइस बेस्ड आईटीसी ले चुके हैं, लेकिन वो तभी आपके पास में रहता जब आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर देते। ये अभी विदिन 180 है, ये विदिन 180 है, लेकिन ये आपका सितंबर के महीने में 180 दिन से क्रॉस हो गया है, इसलिए आपको ये अमाउंट 15,000 का यहां पर रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका 15,000 यहां पर निकल कर आ जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय विटल एंड कंपनी फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइजेस इज। जब एसोसिएट एंटरप्राइज की हम बात करके चलते हैं तो मालिक वहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई अपना निकल के आता है, तो उसके संबंध में क्या बोल के चलता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आइए जरा जी साहब, तो ये है 1 सितंबर, 30 सितंबर और ये करके, तो वहां पर कहते हैं कि भाई देखो आपने जब पेमेंट वाली डेट पकड़ लीजिए, ठीक है जी, और जिस दिन आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वो आपकी 10 अक्टूबर की डेट है। 10 अक्टूबर और 30 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो वो आपका यहां पर आकर बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसलिए इसका आंसर यहां 30 सितंबर निकल कर आ जाएगा। राइट, यस सर। चलो आगे, उसके बाद में आते हैं आपके त्रियंबक, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रियंबक एंड कंपनी। ठीक सर जी, त्रियंबक एंड कंपनी की बात यहां पर कर रहे हैं। LLP रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये LLP है, त्रियंबक इसका नाम है, और ये रजिस्टर्ड भी है विदाउट एनी डाउट। ठीक है जी, द फर्म प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, टू NBFC लोकेटेड इन मुंबई। अभी कुछ भी लॉ को रिकॉल मत कीजिए, चुपचाप लिखते जाओ। ठीक है जी, DSA की सर्विस दी है इन्होंने, एक NBFC को सर्विस यहां पर दी गई है। ठीक है जी, ओके। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइडेड गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वैल्यूइंग ₹50,000 वंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। गिफ्ट देते हैं एम्प्लॉइज को 50,000 की वैल्यू तक का एक साल के अंदर अंदर। त्रियंबक एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयरहाउस टू गुरुशनेश, हु इन टर्न लेट आउट टू एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इन्होंने किसी मिस्टर जी, गुरुशनेश को मिस्टर जी बुला देते हैं, मिस्टर जी को वेयरहाउस लेट आउट किया है, उन्होंने इसे आगे सबलेट कर दिया है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किसी एग्रीकल्चरिस्ट को। द फर्म वॉज सर्व्ड विद एन ऑर्डर by the GST authority demanded to pay GST on 2 counts। इसकी एक डिमांड भी निकल के आई है, डिमांड टू पे GST 45,000 फॉर सप्रेशन ऑफ सेल्स फिगर इन मंथ रिटर्न्स, और डिमांड टू पे 55,000 रुपए फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड ऑफ GST। कोई बात नहीं, इसको देना है पैसा, डिमांड निकल कर आ रही है। फर्दर इन, इसको हमने नोट नहीं किया, इसको अलग से ध्यान में रखेंगे। फर्दर इन अ पर्टिकुलर मंथ द GST लायबिलिटी ऑफ द फर्म वाज इतना IGST, 20,000 का IGST होगा, 10,000 का CGST होगा, 10,000 का SGST हो गया। ये इसकी यहां पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी इतनी इतनी। ठीक है जी, द फॉलोइंग क्रेडिट्स वर अवेलेबल, तो IGST का 8,000 का था, CGST का 12,000 का था, और SGST का जो क्रेडिट था वो उनका 5,000 यहां पर आ रहा था। ये इनके क्रेडिट्स किताबों में अवेलेबल थे। ठीक है साहब जी, ऑल द अमाउंट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, और ITC की सारी कंडीशंस बाकी जो है वो यहां पर पूरी की जा रही हैं, तो आपको आंसर देना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, आपको सही बताना है क्या होगा। फॉर GTA सर्विस गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। GTA सर्विस के लिए इट प्रोवाइड्स GTA सर्विस, ये पॉइंट रह गया था शायद, इट प्रोवाइड्स GTA सर्विस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर द GST फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। अच्छा, एक ध्यान सुनना जरा, इन्होंने GTA की सर्विस गवर्नमेंट को दी है। अब पहले चेक कर लेते हैं कि भाई इस पे GST बनता भी है या नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके लिए लिखा है लॉ के अंदर कि अगर GT की सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड को दी जाए तो एग्जम्पशन मिल जाती है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी जाए तो भी एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर ओनली एज ए TDS डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा हुआ है तो एग्जम्पशन मिलती है।
अगर उसके पास अपना एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन भी है तो फिर एग्जम्पशन काम नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ड्यूअल मोड अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, इनके ऊपर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होती ही होती है। तो एज ए टीडीएस डिडक्टर, तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर दिखाया भी था कि कैसे कैसे हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो टीडीएस डिडक्टर के साथ साथ अगर इसके पास में नॉर्मल फॉर्मल एज ए टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन भी है तो फिर एग्जम्पशन काम नहीं करेगी। और ये क्या बोल रहे थे यहां पर आकर, जीटीए की सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस, यानी कि इसका एज ए टैक्स पेयर भी इसका रजिस्ट्रेशन है। मतलब इस घटना के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, इस घटना के ऊपर जीएसटी आपका लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पे एनसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा। तो इसके लिए हम जीटी वाली क्लॉज पे चलते हैं जो आरसीएम के अंदर दे रखी है। उसमें बताता है कि अगर सामने कोई फर्म है, कंपनी है, ये है, वो है, या कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आरसीएम अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां पर चूंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्ट्रेशन है इनका, तो इसलिए यहां पर आपका आरसीएम लगवा दिया जाएगा। तो बोल रहे थे यहां पर आकर क्या मालिक, स्टेटमेंट क्या था, फॉर जीटीए सर्विस गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला था फॉर डीएसए सर्विसेज एनबीएफसी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। क्या यहां इसको भरना पड़ेगा? जी नहीं। अगर रिवर्स चार्ज के चैप्टर में बोलता है कि मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको करवा रखा है रिवर्स चार्ज का चैप्टर, कि अगर मान लीजिए एक डीएसए इंडिविजुअल है और वो अपनी सर्विस दे रहा है तो वहां पर तो आरसीएम आता है। अगर वो इंडिविजुअल के अलावा कोई फर्म वर्म बना के बैठा हुआ है, एलएलपी लेके बैठा हुआ है, तो वहां पर फिर आपका रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही अपना लगाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर एनसीएम लगाया जाएगा। तो फॉर डीएसए सर्विसेज त्रियंबक एंड कंपनी लाइबल टू पे अंडर एनसीएम, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज पे करना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जहां तक सवाल है इसका फॉर जीटीए सर्विस त्रियंबक एंड कंपनी लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जो सही है वो कौन कौन से हैं, पहला और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही निकल कर आता है। ठीक है जी, यस सर। गिफ्ट ऑफ ₹50,000 इन ए वैल्यू प्रोवाइड बाई त्रियंबक एंड कंपनी टू ईच ऑफ द एम्प्लॉय विल बी। अब जरा इसके बारे में लॉ को सोचिए क्या बोलता है। सप्लाई चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, आपका जो शेड्यूल 1 आता है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 तक का गिफ्ट अगर दे रहे होते हैं तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है। तो 50,000 तक का गिफ्ट दिया तो ये सप्लाई नहीं बनेगी। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ है, या कुछ भी नहीं है साहब, ये कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर डी यहां पर सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा ठीक है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू मिस्टर जी इज एग्जेम्प्ट, जी नहीं। जो जी है वो एक नॉर्मल बंदा है, अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दे रहे हैं, वो जी ने आगे दिया है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, वो ट्रांजैक्शन है, उससे में मतलब नहीं है, वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन यहां पर जो हमने जी को दिया है ये ट्रांजैक्शन आपकी टैक्सेबल ही रहेगी। तो क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो देखना है। तो लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू ग्रोसरन इज एग्जेम्प्ट, क्या ये एग्जेम्प्ट मतलब ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है? नहीं सर, ये तो अपना टैक्सेबल होता है बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये काम भी कर रहे थे और यहां पर मैं आपको देखकर बताना चाहता हूं मालिक, ये रहा कि ये एग्रीकल्चर के साथ साथ द फर्म ऑल्सो अंडरटेक मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट, ये काम भी ये कर रहे थे। तो इसके लिए ये स्पेशली सर्कुलर ने बता रखा है कि ये घटना आपकी टैक्सेबल होती है। तो क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है वो देखना है आपको। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट, ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है जी, आगे बोलते हैं लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू ग्रोसरन इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये बात सही है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये भी सही है। तो तीसरा चौथा पॉइंट सही, तो इसलिए इसका सही आंसर भी आपका निकल कर यहां आ जाता है। त्रियंबक एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ, कितने का आईटीसी इसको अवेलेबल यहां पर करवा दिया जाएगा, जरा चेक करते हैं। इसको आईटीसी कितने का मिलेगा भाई साहब। इसकी इनवार्ड सप्लाई कहीं दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही भाई इनवार्ड सप्लाई। और जब इसकी इनवार्ड सप्लाई कहीं दिख ही नहीं रही है तो भाई साहब ये आईटीसी क्यों पूछ रहा भाई? अरे किस बात का आईटीसी लेगा भाई तू? अरे तूने कोई सर्विस ली है क्या? उसका तो डेटा ही कोई नहीं है यहाँ पे। जब डेटा ही कोई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है से यहाँ पर कोई किसी प्रकार का आईटीसी नहीं दिया जाएगा, वैसे करके बोला जा रहा है। ये पॉइंट बेसिकली इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ये जज ना कर पाओ कि क्या इनवार्ड है क्या आउटवर्ड है। अगर आपने आउटवर्ड को इनवार्ड मान लिया तो आप ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए केयरफुली आपको देखना है कि यहाँ पर इनवार्ड सप्लाई की बात हो रही है या फिर आउटवर्ड सप्लाई की बात करी जा रही है। राइट, यस सर। आगे बोलते हैं कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। कैश में कितनी लायबिलिटीज को पे करनी है तो उसके लिए हम जानते हैं ये इसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती थी और ये इसका यहां पर आईटीसी दे रखा था। तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है, सीआईएस और सीआईएस।
तो ऐसे 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 ये सब इसमें पॉसिबल हो जाता है, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। सीक्वेंस की अगर हम बात करके चलें तो यहां पर एक एक्सटर्नल सीक्वेंस होता है और एक इंटरनल सीक्वेंस होता है। एक्सटर्नल में सबसे पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात यहां पे करके चलेंगे, ठीक है जी। जब हम इंटरनल सीक्वेंस की बात करते हैं तो आईजीएसटी को हमने पकड़ लिया, तो आईजीएसटी पहले इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसके लिए या इसके लिए, किसी भी रेशो में किसी भी सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पहले अपने के लिए इस्तेमाल होगा, फिर परायों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर संभव होता है। तो हमारे पास में जो आईजीएसटी था का जो क्रेडिट था वो 8000 का बनता था, तो पहले उसे अपने के लिए इस्तेमाल कर लिया, पूरा का पूरा यहीं लिपट गया, आगे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है जी। सीजीएसटी का जो क्रेडिट था हमारा 12000 का क्रेडिट बनता था, तो पहले अपने के लिए इस्तेमाल किया 10000, और जो बचा कुचा है वो मैं आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। एसजीएसटी क्रेडिट पहले एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल होगा और वहीं पर सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो बैलेंस हमारा ये बचता है 10000, नील और 5000। तो हमें बेसिकली अपने कैश लेजर से ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, 10000 नील और 5000, 10000 नील और 5000, 10000 नील और 10000 नील और 5000, 10000 नील और 5000। तो कौन से वाले में आ रहा है ये? ए में आ रहा है इसका। 10000 नील और 5000, 10000 नील और 5000, ये हमें यहां पर पे करना पड़ जाएगा। तो उसका सही आंसर अपना ए निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, चंचला अ डॉक्टर हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ठीक है जी, ये एक डॉक्टर हैं और इन पेशेंट फैसिलिटी मतलब कि यहां पर पेशेंट को एडमिट भी किया जा सकता है, मतलब क्लिनिक नहीं है, पूरे एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल टाइप ही चला रहे हैं। इन पेशेंट फैसिलिटी शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर स्पाउस, पतिदेव से, विदाउट एनी कंसिडरेशन, एफओसी लिया है, बीइंग पेड। शी ऑल्सो अवेल्ड आईटी रिलेटेड, पहले लिख देते हैं, इन्होंने डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड हैं। सर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन क्यों? अरे भैया हेल्थ केयर की सर्विस तो एग्जेम्प्टेड है, अगर डॉक्टर कोई और कर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। तो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, यहां पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है इनका, ठीक है। तो इनवार्ड सप्लाई ली है, एक तो हस्बैंड से सप्लाई ली है इंटीरियर डेकोरेटर की, और एफओसी ट्रांजेक्शन इन्होंने यहां पर ली है, ठीक है जी। शी ऑल्सो अवेल्ड आईटी रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ, ठीक है, विदाउट एनी कंसीडरेशन। सिस्टर इन लॉ से भी इन्होंने एफओसी सप्लाई यहां पर ली है। बोथ सर्विसेज वर फॉर द पर्पज ऑफ काम धंधे के लिए सर्विस इन्होंने ली है, ठीक है जी। चंचला प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस इन हर हॉस्पिटल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज इन हर हॉस्पिटल। तो हेल्थ केयर के अलावा वो ये भी काम अपने करके चल रहे हैं, क्या क्या, ट्रीटमेंट के अलावा ये काम भी कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी, यस, इनकी आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की है ब्यूटी पर्पस के लिए। लॉ याद आ रहा होगा, अभी याद मत करो, जब याद करने का समय आए तब याद करना। एक समय में एक काम, यही मंत्र है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एम्बुलेंस की सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स के लिए, ठीक है। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर, मतलब किराए पर जमीन दे दी है इन्होंने अपना जो भी है, और स्पेस दिया है जहां पर ये मेडिकल स्टोर रन करवा रहे हैं, ठीक है जी। शी इज ऑल्सो ए कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल्स, और कंसल्टेंसी फीस आती है, विजिट करने के लिए जाते हैं अस्पतालों में, और वहां से कंसल्टेंसी आती है इनको 40 लाख रुपए की। फर्दर शी ऑल्सो प्रोवाइड्स कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव्ड 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट। जो इन पेशेंट हैं, जो वहां पर एडमिट है, उनसे 55,000 आता है। उनके जो 35,000 फ्रॉम द पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, जो ओपीडी वगैरह में दिखाने के लिए आते तो बोलते चलो भाई भूख लग रही, कुछ खा लेते हैं, तो पेशेंट थे वो भी, लेकिन वो एडमिटेड नहीं थे, तो उनसे था 35,000 रुपए का। और जो चलते फिरते लोग खा जाते हैं, जो आउटडोर विजिटर वगैरह जो होते हैं, वो जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं या कोई भी घूमने फिरने आते हैं, तो भाई उनके लिए 25,000 वो यहां पर खा जाते हैं, वैसे करके, ठीक है जी। शी फाइल्ड जीएसटी R3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स। शी फाइल्ड द एनुअल रिटर्न ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है। मतलब ये केस स्टडी जो है आपके हर चैप्टर की नॉलेज को एट ए वंस चेक कर लेते हैं। शी फाइल, उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर को फाइल कर दी, जबकि समय होता है हमारे पास में 31 दिसंबर तक का। खैर कोई नहीं, अभी तो जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे बात करते हैं। एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर को फाइल कर दी है, वेयर एज ड्यू डेट फॉर द सेड रिटर्न इज 31 दिसंबर, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इतना सो मोटो। 31 जुलाई को इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन वाज सर्व्ड ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त को इनको ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है। हाउएवर शी अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ द सेम एंड गॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवोक्ड, और इनके रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और इनका रिवोकेशन हो जाता है।
ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, बाकी सारी नॉर्मल बातें हैं। तो आगे क्या बोलते हैं, अब देखो पूरा क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में है कि रजिस्टर्ड हैं, डॉक्टर हैं, 2 तरह की इनवर्ड सप्लाई है, 4-5 तरह की आउटवर्ड सप्लाई है, एनुअल रिटर्न यहां फाइल कर दी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, फिर रिवोकेशन भी हो गया है। तो पूरा जो क्वेश्चन है वो एट ए ग्लांस आपको समझ में आता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर आकर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इश्यू को पढ़ेंगे और लॉ रिकॉल करके बात को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द प्रोविजन, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई। पति से जो सर्विस ली है क्या वो एक सप्लाई बनेगी? जी सर। रिलेटेड पर्सन की परिभाषा में आता है, रिलेटेड पर्सन में फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। फैमिली मेंबर्स के अंदर जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं ये रिलेटिव्स कहे जाते हैं। माता पिता भाई बहन और इवन बच्चे भी अनकंडीशनली परिवार का हिस्सा बनते हैं, लेकिन माता पिता भाई बहन अगर ये आपके ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, तो ही आपके परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो भाई पति पत्नी है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एफएससी अगर ये हो रही है तो निश्चित तौर पर उसको सप्लाई बना दिया जाएगा। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सप्लाई आपकी बना दी जाएगी। आगे बोलते हैं सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई। जी नहीं, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी की परिभाषा में नहीं आती सिस्टर इन लॉ, यानी कि वो फैमिली की परिभाषा में नहीं आती, तो इसलिए यहां पर सप्लाई नहीं बनाई जाएगी। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस, गलत स्टेटमेंट है, सप्लाई था। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही इसका यहां पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चंचला। तो उनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या निकल के आती है? तो जो आप सप्लाई कर रहे हो इन पेशेंट्स को, वो तो हेल्थ केयर का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा बाकी जो भी है, चाहे वो ओपीडी वाले पेशेंट थे, चाहे वो विजिटर थे, चाहे अटेंडेंट थे, वो सब का सब आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो 35 और 25 60,000 आपका यहां पर टैक्सेबल ये हो जाएगा। चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाई। जब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो ऑर्डर मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर हमें उसे रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो हमें ऑर्डर किस डेट पर मिला है जरा चेक करते हैं। तो ऑर्डर की डेट थी 5 अगस्त। 5 अगस्त अगर आप काउंट करके चलोगे 30 डेज, तो अगस्त का महीना 31 का होता है, तो 31 माइनस 5 इज इक्वल टू 26, और 26 में 4 जोड़ देंगे तो ये 4 सितंबर यहां पर निकल कर आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम परमिसेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून इज। हम अपनी गलतियों को कब तक ठीक कर सकते हैं? तो लॉ ये बोलता है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो मिड है, मिड मतलब सितंबर, तो सितंबर महीने की रिटर्न की जो ड्यू डेट है यानी कि 20 अक्टूबर जो है वो पकड़ लीजिए, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं, एक्चुअल फाइलिंग की डेट, क्योंकि वो संपूर्ण आहुति होती है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो वो इन्होंने फाइल करी है यहां पर 31 अक्टूबर को। तो आपकी करेक्शंस की डेट क्या हो सकती है यहां पर? विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप यहां अपना करेक्शंस कर सकते हो, वैसी वाली बात बोली जाती है। उसके बाद में आगे भी कुछ है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन है। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एग्जम्पशन किसको मिलेगी? प्लास्टिक सर्जरी थी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, भाई साहब ये टैक्सेबल होती है। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी अगर मान लीजिए एज ए क्योर दी जा रही होती है ना, तो फिर वो ये तो केयर के लिए है, एज ए क्योर दी जा रही होती, फिर वो हेल्थ केयर का पार्ट बनती है और एग्जेम्प्ट हो जाती है, लेकिन ये टैक्सेबल रहेगी। एम्बुलेंस की सर्विस है, चाहे एक हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम ये दे, या कोई और अदरवाइज व्यक्ति भी अगर एम्बुलेंस की सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है ऑलवेज। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू, इसके लिए कहीं कोई एग्जाम्पशन में नहीं पड़ी है, तो इसलिए आपका ये टैक्सेबल रहेगा। कंसल्टेंसी की सर्विस है, चंचला दे रही है, हेल्थ केयर की सर्विस कैसा बनेगा? ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, ऐसे करके। तो 2 रहे टैक्सेबल में, पहला और तीसरा यहां पर टैक्सेबल का हिस्सा बन रहा है। ये पूछ क्या रहा था कि भाई साहब इसमें एग्जेम्प्ट कौन कौन सा रहेगा? तो एग्जेम्प्ट रहेगा दूसरा और चौथा, यहां पर आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। ये था आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 5वें क्वेश्चन के ऊपर हम मालिक आ गए हैं ऐसे करके, और आई होप आपको सारी बातें पूरी क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो छोटी मोटी क्वेरीज आ रही थी तो कि भाई इस पॉइंट में क्या ये ऐसे कैसे आ गया, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना दूं भैया, जिसको जिस पॉइंट में दिक्कत है वो अपने पॉइंट को जाकर चेक कर लीजिए, ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना रह जाए, ठीक है। विशाली एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। अच्छा जी, विशाली है और केरला में है, पार्टनरशिप फर्म ये चला रही हैं, ठीक है जी। द फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th जुलाई। ओके, 10 जुलाई को ये लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th ऑफ अगस्त। अगस्त को इन्होंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाई 14 अगस्त को इनको आरसी मिल जाती है।
द फर्म रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम लेजर ट्रीट बाय प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक स्पॉन्सरशिप की सर्विस ली है यहां से आकर, ठीक है जी। इट रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम मैसर्स सेफ लॉजिस्टिक अ जीटीए विच वाज चार्ज्ड 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच। जीटी की सर्विस ली जिस पर कुल मिलाकर 12% का जीएसटी आपका बनता है। जो है उसको पहले लिख लो। ये जो पहला स्टेप है समराइज करने का, ये बड़ा आसान होता है। इस समय दिमाग पर लोड मत लेना। जब फैक्ट्स की बात करें तो सिर्फ फैक्ट्स की ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे। उसका करस्पॉन्डिंग हाथ के हाथ लॉ और सोच कर रिकॉल नहीं कर रहे, उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और आप हौच-पौच कर बैठते हैं। उसके बाद में आगे बोलता है कि क्वेश्चन को समराइज करने के बाद एट ए ग्लांस देखूंगा तो मुझे क्वेश्चन समझ में आता है। अच्छा जी। इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी से सिक्योरिटी की सर्विस भी इन्होंने यहां पर ली है। द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी एंड इट्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वाज 14 लाख रुपए। तो इन्होंने कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट किया था और सितंबर एंड तक इनका जो टर्नओवर था वो 14 लाख यहां पर बन रहा था, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं उसमें आगे, आउट ऑफ विच, जिसमें से टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख की थी और एग्जेम्प्ट 4 लाख की थी। तो इसमें से टैक्सेबल 10 की थी, ये इतनी की, तो कुल मिलाकर 14 लाख का सीन बन रहा था। द फर्म मेड अ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग मार्केट वैल्यू 12 लाख, होलसेल वैल्यू 13 लाख एंड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस 14 लाख। हाउएवर द ट्रांजैक्शन वैल्यू वाज 11 लाख रुपए। अब ये नहीं पता कि ये आपका 14 लाख में शामिल है या अलग है, क्या है, कैसे है, कोई बात नहीं। इसमें पूरी क्लैरिटी इस पॉइंट के ऊपर नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा इसका आंसर हम कर देंगे। द फर्म बिलेटेडली पेड द, हालांकि मैंने लिख दिया इस पॉइंट को कि 11 लाख के इन्होंने इक्विपमेंट भी आगे से लिखी, इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 11 लाख बनती थी, ठीक है जी। The firm belatedly paid the tax amounting to rupees 40 lakh for the quarter ending December on 9th February of the succeeding year। अच्छा जी। तो फर्म ने जो क्वार्टर एंड हुआ है दिसंबर में, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर की जो पेमेंट है वो 18 जनवरी तक हो जानी चाहिए थी। फॉर्म जाता जीएसटी सीएमपी 08 करके, तो उसकी जो ड्यू डेट थी 18 जनवरी थी, बट इन्होंने 9 फरवरी को वहां पर पेमेंट किया है, कोई बात नहीं जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं ऑल द अमाउंट्स ऑफ गिवन अब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस वैशाली एंड कंपनी। अब यहां पे लॉ रिकॉल कीजिए। तो जिस तरह की सिचुएशन मेरे सामने दे रखी है, तो मैं जानता हूं कि हमें नॉर्मली जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल होते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी होती है, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डे 1 से, यानी कि द डेट ऑन विच वी आर लायबल टू पे जीएसटी, वहीं से ही इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर हम 30 दिन के बाद अप्लाई करके चलते हैं तो जिस दिन हमें आरसी मिलती है उस डेट से हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाता है। तो 10 जुलाई को ये लायबल हो गए थे। अब देखो ये समरी बनाने से कितना आसान हो जाता है, सारी चीज क्लियर कट आपके सामने एट ए ग्लांस, जो देखना है आप एक झटके में देख सकते हो। यहां पर लायबल हो गए थे, तो देखो यहां से यहां तक क्या ये 30 दिन में अप्लाई कर पाए हैं? 10 जुलाई से 10 अगस्त, जुलाई से अगस्त, 10 जुलाई से 10 अगस्त, तो जुलाई का महीना होता है भाई साहब आपका 31 का, तो 31 माइनस 10 तो 21 दिन तो यहां बीत गए, तो 30 दिन पूरे हो जाते हैं इसके 9 अगस्त को 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये अपना 30 दिन में नहीं कर पाया, तो इसका मतलब इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन इनको आरसी यहां पर अवेलेबल हो जाती है। 14 अगस्त इसका सही आंसर यहां पे करवा दिया जाएगा। आगे बोलते एमंग्स द सर्विसेज अवेल्ड बाय मिस वैशाली एंड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या यहां पर टैक्सेबल करवाया जाएगा? तो रिवर्स चार्ज के अंदर ऑब्वियस सी बात है, हमें यहां देख के चलेंगे कि इन्होंने स्पॉन्सरशिप की सर्विस ली है। अब स्पॉन्सरशिप की सर्विस के संबंध में लीगल लॉ क्या बोलता है कि देखो, अगर वहां पर जो रेसिपिएंट आदमी होता है, अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एक फर्म अगर आ रही है आपकी, तो फिर वहां पर आरसीएम लगा दिया जाता है। ये एक पार्टनरशिप फर्म थे। अब आपको बार बार क्वेश्चन में झांक के देखना, ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन चीज कहां लिखी हुई है, क्योंकि मैंने सारी चीजों को इकट्ठा यहां पर एक साथ आपके सामने लिख दिया है। तो यहां पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा स्पॉन्सरशिप की सर्विस के ऊपर। जीटी के संबंध में चूंकि 12% का रेट चार्ज किया, और 12% का रेट जब बात करके चलते हैं जब एनसीएम लगता है, क्योंकि आरसीएम के अंदर तो रेट आपका 5% का आ जाता है। और यहां पर बात कर रहे हैं ये क्या है, सिक्योरिटी सर्विस की बात आपसे करी जा रही है। तो सिक्योरिटी सर्विस जब एक नॉन कंपनी देती है और सामने कंपनी बैठी हुई है, तो वहां पर हम बात करके चल सकते हैं। तो यहां मतलब सामने एक रजिस्टर्ड पर्सन बैठा तो हम बात करके चल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो सर्विस देने वाली वो खुद एक कंपनी है, भरोसा है सरकार को इसके ऊपर, तो यहां पर आपका एनसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। तो आरसीएम की सिर्फ एक ही सर्विस यहां पर निकल कर आ रही है, वो है आपकी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। तो इसका सही आंसर ए निकल कर आ जाता है।
उसके बाद कहते हैं कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 15(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट मेड बाय वैशाली एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेक्शन 15(1) जो कि असेसेबल वैल्यू का सेक्शन, जहां पर बोलते हैं प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो एक्चुअली पेड और पेबल जो प्राइस है वो आपको 11 लाख यहां पर निकल के आता है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, सीजीएसटी एसजीएसटी इसे कितना भरना पड़ जाएगा। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, तो सितंबर के महीने में जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें इसका जीएसटी कितना बनेगा। तो चेक करते हैं साहब यहां पर आकर। तो इनका कह रहा है कि भाई ये बनता था टैक्सेबल एग्जेम्प्ट इतना बनता था। अब देखो सारी चीज आपको पता है, हो सकता है कि यहां पर आकर ये भूल जाते कि यार कंपोजिशन लेके बैठा हुआ है ये बुड़बक, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, अच्छा दूसरा ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कौन है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी आती है, ए बी सी करके। पहली आती है मैन्युफैक्चरर के लिए, दूसरी आती है रेस्टोरेंट वाले के लिए, तीसरी कैटेगरी आती है आपके जो ट्रेडर और जो छुटपुट सर्विस दे रहे हैं उनके लिए आती है। पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी के अंदर चाहे आपकी टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, सबका 1% लिया जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी आपकी जहां पर ट्रेडर लोगों की और छुटपुट सर्विस की बात करते हैं वहां पर टैक्सेबल का हम 1% लेकर चलते हैं, वैसी वाली बात बोली जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली कैटेगरी के अंदर आता है 14 लाख का 0.5% हो जाएगा आपका सीजीएसटी और 0.5% हो जाएगा आपका एसजीएसटी। तो इस हिसाब से 7,000 आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो टोटल अगर मैं 1% निकाल के देखूं इसका तो वो 14,000 आ जाता है, जिसमें से 7,000 का सीजीएसटी और 7,000 का मेरा एसजीएसटी निकल कर आ जाएगा। वो वाली बात अपनी यहां पर निकल कर आ जाएगी मालिक। तो 7,000 ईच का मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का इक्वल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, वरना आप समरी नहीं बना कर रखेंगे ना, तो पहले क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वापस जाओ, फिर टटोलो सारा, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। यहां नहीं छूटेगा, यहां नहीं छूटेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब देखो इन्होंने क्या किया था कि ड्यू डेट पड़ती थी इनकी 18 जनवरी की और पेमेंट किया था इन्होंने यहां पर आकर, तो उनका डिले कितना हुआ। तो 18 जनवरी से जनवरी के महीने 31 का होता है, 31 माइनस 18 13 दिन तो वहां बन जाते हैं इनके, और 13 में 9 और जोड़ देते हैं तो ये अपने 22 दिन बन जाते हैं। 9 फरवरी को पेमेंट किया, जिस दिन पेमेंट करते हैं वो डेट भी आपकी काउंट करी जाती है। तो यहां पर आकर 22 दिन बन जाएंगे। तो मैं 40,000 की इसकी लायबिलिटी बनती थी यहां पर आकर मालिक, तो 40,000 का 18%, 18 इंटू 22/365, ये शायद आपका 434 के आसपास आता है, 433.97 पैसे आता है। राउंड ऑफ करेंगे तो 434 रुपए आपका यहां पर आकर बन जाता है। तो ये हो गया जी आपका 5वां सवाल मालिक, ऐसे करके हो जाता है। आगे क्या बात करते हैं वो भी देख लें, जरा जल ग्रहण कर लें हम। यस सर। छठवां क्वेश्चन बात करता है मालिक, मनदीप अ रजिस्टर्ड डीलर इज एंगेज्ड इन द बिजनेसेस ऑफ सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो मनदीप हैं और बिल्डिंग मटेरियल में ये सप्लाई करते हैं। आसाम में इनका कारोबार है, इन द स्टेट ऑफ आसाम। ही अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम द फ्रेंड इन लंडन फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्त से ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, किससे, दोस्त से, दोस्त, ठीक है जी। ही ऑल्सो अवेल्ड डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंडन फॉर 5 लाख रुपए फॉर इज पर्सनल पर्पज। ब्रदर से भी 5 लाख की लिए इन्होंने, और वो इन्होंने पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, ठीक है जी। वो उन्होंने पर्सनल पर्पज के लिए यहां पर लिया हुआ है। ओके ओके ओके। ही अवेल्ड सर्विसेज विच आर लाइबल टू टैक्स अंडर आरसीएम फॉर विच डेट ऑफ इनवॉइस वाज। इन्होंने कुछ आरसीएम की सर्विस ली है। इनवॉइस की डेट थी यहां पर आकर 1 सितंबर, और पेमेंट जो किया जा रहा है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, 15 नवंबर, और बैंक में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 18 नवंबर को। तो आरसीएम की सर्विस इन्होंने ली है। इनवार्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनवॉइसिंग 1 सितंबर की है, पेमेंट 15 नवंबर को किताबों में दिख रहा है, और जो बैंक में दिख रहा है वो आपका 18 नवंबर को यहां दिखाई दे रहा है। अभी लॉ रिकॉल नहीं करेंगे, मैं जानता हूं मन में हिलोरे मारती, लेकिन कंट्रोल करना भी उनको। जब हिलोरे मरवाने की जरूरत पड़े तब हिलोरे मारना, अभी मत मारना, ठीक है जी। जब जरूरत पड़े तब स्ट्राइक करना आपको। हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स जो हैं वो इतने थे। अब आउटवर्ड भी बात करते हैं, आउटवर्ड लिख लो। टैक्सेबल गुड्स की जो बात करी जा रही है वो 55 लाख की है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जेम्प्ट की बात कर रहे हैं, वो यहां पर 16 लाख की बात कर रहे हैं, वैसी वाली बात बोल दी जाती है। इनवार्ड सप्लाई लाइबल टू
लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज 8 लाख रुपए की। एक और आरसीएम की सप्लाई इन्होंने ली है और वो 8 लाख की यहां पर निकल कर आ रही है वैसे करके। ही इंटेंड्स टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल्सो टू अवेल कॉम्पोज। ही इंटेंड्स टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल्सो फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, वो अगले साल से ये कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई हम अगले साल से ना कुछ सर्विस में भी डील करके चलेंगे। अच्छा, ये इनका चल रहा था, नेक्स्ट ईयर में प्लानिंग है कि सर्विस में भी डील करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो टू अवेल कॉम्पिटिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), जो गुड्स फोकस्ड स्कीम है हम उसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। अब संभव है नहीं है वो एक अलग मैटर है, पहले लिख लो क्या कह रहा है, इसकी सुन लो पहले। देखो, अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा लिसनर हो, पहले सुनना तो सीखो यार, तो उसको पूरी बात तो सुन लो उसकी और नोट करते चले जाओ डायरी में कि ये इसने कहा है, अब अपना रिएक्शन देना उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि एक बात खत्म हुई रिएक्शन। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक लाइन बोली, आपने क्वेरी पूछ दी, फिर मैंने एक लाइन बोली, फिर आप क्वेरी पूछ रहे। अरे सुन तो लो पहले, एक तरफ से पहले मुझे सुन लो, बीच में क्वेरी आ रही है लिख के रखो उसे, फिर इकट्ठी पूछ लेना, ये इससे समय की बचत होती है। तो कहता है ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, ठीक बात है। आगे क्वेश्चन आता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय मनदीप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में पूछ रहा है, तो अब पहले आप अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दे लो कि जो दोस्त से सर्विस ली है क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दो बातें निकल कर आती हैं कि अगर मैं फॉर ए कंसिडरेशन ले रहा हूं और फॉर ए कंसिडरेशन अगर मैं एक सर्विस ले रहा हूं और मालिक उसे मैं अपने लाइक पर्सनल पर्पज हो या फिर मेरा बिजनेस पर्पज हो, वो मेरी यहां पर आकर सप्लाई बनती ही बनती है। हाउएवर अगर पर्सनल पर्पज की तो आगे चलकर एग्जम्प्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर एफओसी ले रहा हूं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि वो एक रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट से ली गई हो, बिजनेस पर्पज के लिए ली गई हो, तो ही वो सप्लाई वाली कैटेगरी के अंदर आ पाती है, अदरवाइज वो नहीं आ पाती है। अब देखते हैं क्या होगा। तो यानी कि हमने जो दोस्त से ये सर्विस ली है, तो दोस्त से ली हुई सर्विस एफओसी है, परंतु दोस्त रिलेटेड पार्टी में नहीं आता, तो पहली वाली जो ट्रांजैक्शन है आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। भाई से जो सर्विस ली है वो फॉर ए कंसिडरेशन ली है, तो ये आपकी यहां पर सप्लाई बना दी जाएगी। भाई से पेड सर्विस थी ना, एक बार चेक कर लें। He availed architect service for friend, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। He also availed designing service for brother in हाँ ठीक है जी। तो भाई वाली सर्विस सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो क्या बोलते हैं देखते जरा यहां पर आकर, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंडन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एट सप्लाई। सॉरी, ये सप्लाई आपकी नहीं बनेगी। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन 5 लाख रुपए फॉर पर्सनल पर्पज कंसिडर्ड एट सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है। आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंडन फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट कंसिडर, ये बात ठीक है। डिजाइनिंग सर्विस जो है ये बात गलत है आपकी। तो इसका मतलब आपका जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये सही है, तो इसलिए सही आंसर आपका ये वाला यहां पर हो जाता है। आगे बोलते हैं, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव्ड बाय मिस्टर मनदीप एंड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई बताना है रिसीव्ड बाय मिस्टर मनदीप एंड टैक्सेबल, जो रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेबल है। सर्विस की बात यहां पर कर रहे हैं, तो सर्विस के लिए हम बोलते हैं कि पेमेंट की डेट और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है जी। तो यहां पर देखते हैं भाई साहब क्या डेट उसकी दे रखी थी। तो इन्होंने जो दे रखी थी आरसीएम की सप्लाई, इनवॉइस काटा गया था 1 सितंबर को, तो इनवॉइस से 61वां दिन काउंट करिए आप। तो 1 सितंबर का महीना कौन सा, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 का महीना होता है, तो 29 दिन तो आपके यहां पर हो जाते हैं, और अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, तो वो हो गए। तो 1 नवंबर जाके पड़ेगा भाई साहब, 61वां दिन पड़ेगा 1 नवंबर में जाके, और पेमेंट की डेट है यहां पर आपकी 15 नवंबर। तो 1 नवंबर और 15 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, तो 1 नवंबर यहां पर आपकी ये बना दी जाएगी। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मनदीप फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। कंप्यूट करना एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर मनदीप फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें इसका टर्नओवर यहां पर क्या रहा वो आपको बताना है। तो आउटवर्ड सप्लाई की हम बात करके चलते हैं। तो जो टर्नओवर देखा जाता है, फिर से देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऑल आउटवर्ड सप्लाई आपकी ऐड कर दी जाती है। इज इट ओके? यस सर। तो यहां पर आकर ऑल आउटवर्ड सप्लाई को ऐड कर दीजिए, जो कि आपकी 71 लाख यहां निकल कर आएंगे। तो हियर इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मनदीप, 71 लाख। आगे बोलते हैं, मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) फॉर सीजीएसटी एक्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट ही कैन सप्लाई ओनली अप टू। तो जो हम गुड्स फोकस स्कीम की बात करते हैं, तो वहां पर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी दे सकता है, वो भी आटे में नमक के बराबर। लेकिन नमक की मात्रा क्या होगी, किसे बोल रहे हैं नमक, तो 5 लाख और 10%
ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 71 लाख बनता था, उसका 10% हो गया सब 7.1 लाख, 7.1 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतने तक की ये अपनी दे सकता है। तो अगर इसका करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विस का जो टर्नओवर है वो 7.1 लाख तक रहता है तो ये गुड्स फोकस्ड स्कीम के लिए यहां पर एलिजिबल बंदा रहेगा। ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। आगे बोलते हैं, इन केस ही सप्लाई services to state government by way of an activity in relation to any function entrusted to a municipality under article number 243 W of constitution in the next financial year, which of the following will be exempted। आर्टिकल नंबर 243 G और W के संबंध में हम बोलते हैं ही सप्लाई सर्विसेज टू, वो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है। जब गवर्नमेंट को सर्विस आर्टिकल 243 G और W की दी जाती है तो वो एक प्योर सर्विस होनी चाहिए, लेकिन वो एक बाद में अमेंडमेंट आई थी कि वो कंपोजिट सर्विस भी आपकी हो सकती है, लेकिन उसमें गुड्स का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हद से हद 25% मैक्सिमम तक गुड्स का पोर्शन हो सकता है, यानी कि सर्विस कंपोनेंट 75% से लेकर 100% तक का है, सर्विस कंपोनेंट मेजर है, 75% से लेकर 100% तक का है तो वहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। प्योर सर्विस का मतलब 100% वो सर्विस है तो भाई इसमें को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन, ठीक है जी, वो 25% से ज्यादा नहीं है तो ये भी आपका यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की नहीं, गुड्स की 25% तक लिमिटेड होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि ये यहां पर टैक्सेबल अपना करा दिया जाएगा। तो एग्जेम्प्ट आपके पहले और दूसरे वाले ही यहां पे रखवाए जाएंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, हाँ सर जी। 7वां नंबर आता है, रिया इज अ मल्टी फेसेटेड बिजनेस पर्सनैलिटी। मल्टीपल फेस है, मतलब अलग अलग बिजनेस करते हैं, इसका मतलब है कि उनके मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज हैं। शी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। ओके, वो रिया हैं और यहां पर आकर अप्रैल के महीने में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। शी सप्लाइड अ पैकेज ऑफ स्टैपलर कैलकुलेटर चार्जर एट द सिंगल प्राइस ऑफ 300 में कॉम्बो बनाकर दे रहे हैं। रेट ऑफ जीएसटी एंड स्टैपलर कैलकुलेटर वगैरह वगैरह ये सब अलग अलग है। तो ऑल आर इंडिपेंडेंट सप्लाईज, तो यहां पर एक मिक्स्ड सप्लाई का ये अपना करके दे रहे हैं। तो 300 रुपए की यहां पर मिक्स्ड सप्लाई दी जा रही है। अगर आप नॉर्मल रेट देख के चलोगे तो इसमें 18% का अपना आ जाता है, विच एवर इज हाईएस्ट। ठीक है जी। अर्न कर रहे हैं क्या, अच्छा, शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, वो कॉम्पोजिशन लेवी में आना चाहते हैं। She received following payments during the month of May, मई के महीने में इन्हें ये पेमेंट्स मिली हैं, मतलब इन्होंने ये आउटवर्ड सप्लाई दी होगी। तो मई के महीने में जो इनकी आउटवर्ड सप्लाई है वो कुछ इस प्रकार से हैं। अर्नड 1,60,000 बाई परफॉर्मिंग वेस्टर्न म्यूजिक जलेबी बाई 1,60,000। अर्नड 50,000 बाई प्रोवाइडिंग सर्विस बाई ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एज बुटीक। मन में हिलोर मार रही है ना, हाँ सर जी टैक्सेबल होगा ये तो, हाँ कोई बात नहीं, अभी हिलोरों को शांत रखो। रेंटिंग किया है, बुटीक के लिए किया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को, और 50,000 की कमाई यहां से होती है। रिसीव्ड करते हैं 70,000 बाई वे ऑफ रेंट फॉर लेटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, एग्रो मशीनरी के लिए 70,000 का ये है इनका, मल्टीपल काम है भाई साहब इनके। रिया मेड अ सप्लाई ड्यूरिंग जून, अच्छा जून में भी आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, कोई बात नहीं, आउटवर्ड जून की लिख दी हमने यहाँ पे। बताइए समरी बनाना कोई कठिन काम है क्या, नहीं मालिक, बड़ा आसान है और क्वेश्चन यूं हो जाता, मैं आपको सच बता रहा हूं। डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोज, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस, इनकम टैक्स के अंदर टीसीएस कलेक्शन की बात करी जाती है, और हमने वैल्यूएशन चैप्टर अभी कुछ नहीं बात कर रहा, मैं लिख देते हैं पहले। बेसिक प्राइस है 45,000 रुपए का, 45,000 रुपीज का बेसिक प्राइस इन्होंने यहां पर दे रखा है। एंड टैक्स कलेक्टेड, टीसीएस का अमाउंट 2,500 रुपए का बनता था, और जो सब्सिडी रिसीव ये कर रहे हैं, से रिसीव सब्सिडी ऑफ रुपीज 3,500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी, एंड द सब्सिडी वाज लिंक्ड टू सेविंग एनर्जी। तो एनर्जी से लिंक्ड इनकी सब्सिडी यहां पर दी जा रही थी, वैसे करके। ठीक है जी। उसके बाद में बोलते हैं कि मिस रिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ इनवार्ड सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई। जुलाई के अंदर भी इन्होंने कुछ इनवार्ड लिया, तो अब इनवार्ड की डिटेल डाल देते हैं यहां पर आकर। ये आगे इनवार्ड क्या, रिसीव्ड इनवॉइस फॉर गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट, अच्छा जी, रिसीव्ड इनवॉइस फॉर गुड्स जिसमें जीएसटी कंपोनेंट 30,000 का बनता था। ठीक है। गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 5 लॉट्स, आउट ऑफ विच 3 लॉट्स वर रिसीव्ड इन करंट मंथ। तो यहां पर आकर इनको भाई साहब ये जुलाई का दे रहे हैं ना, ये
ये जुलाई की बात आपसे कर रहे हैं। रिसीट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई, तो इन्होंने ये आया है गुड्स का जो कंप्लीट नहीं था, नॉट कंप्लीट, 30,000 का इस पे जीएसटी बनता था। ठीक है जी। और आगे बोलते परचेज अ कार हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 1.5 लाख रुपए फॉर द यूसेज इन ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, कार ली है और कार ली है ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए, 1.5 लाख का जीएसटी इस पे बनता था। अवेल किए हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस फॉर हर एम्प्लॉय ऑन हर ओन एंड पेड जीएसटी, और इंश्योरेंस लिया है एम्प्लॉयज के लिए और 70,000 उसका उन्होंने पेमेंट कर दिया। ये इनकी इनवर्ट सप्लाई रही है। ऑल अमाउंट आर गिवन अबव एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एटसेट्रा, वो सब बात ठीक है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सप्लाई and the applicable rate of GST for the supply of package made by RIA when not registered under composition scheme। अगर ये रेगुलर स्कीम में रहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिट रेट आ जाते हैं, अगर रेगुलर स्कीम के अंदर रहते हैं और रेगुलर रेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, मिक्स्ड सप्लाई थी आपकी और उसमें हाईएस्ट रेट 18% आपका लगा दिया जाएगा। तो इसका ये आंसर सही यहां पर हो जाता है। RIA कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं अगर वो इनमें से काम ना करें। तो हम जानते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम जानते हैं कि कुछ एक गुड्स हैं जो कि आपके अलाउड नहीं है। टिप टिप बरसा पानी, वाटर, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, वाटर। तो इसके लिए कॉम्पोजिशन अवेलेबल नहीं होगी, इसके लिए नहीं होगी, इसके लिए अवेलेबल होगी, इसके लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है जी। RIA कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ शी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ 1, 2, 3 वाटर और अपना ये टोबैको और पान मसाला। तो सही जवाब इसका सी निकल कर आ जाएगा। आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस RIA इन द मंथ ऑफ मे एग्जेम्प्ट सप्लाई अमाउंट्स टू, आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस RIA इन द मंथ ऑफ मे, मे में एग्जेम्प्ट सप्लाई कितने की है वो बताइए। तो भाई साहब मे में आ जाते हैं, तो मे में है वेस्टर्न इनका था जलेबी भाई, ये तो टैक्सेबल रहेगा साहब। ठीक है। रेंटिंग ऑफ बुटीक, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होता है तो एग्जाम्प्ट होता है, ये बुटीक के लिए तो ये आपका टैक्सेबल यहां पर रहेगा। और रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी जो है वो एग्रीकल्चर वाली एग्जाम्पशन आती है, तो वहां पर इसको एग्जाम्पशन साफ तौर पर दे दी जाती है। 70,000 रुपए इनका एग्जाम्प्ट टर्नओवर मई के महीने में यहां पर रहेगा, ऐसे करके आ जाता है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट मेड बाय RIA। तो कब पूछ रहा भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ compute the value of supply made under section 15 of CGST Act made by Miss RIA। तो value of supply under section 15, value of supply under section 15, तो आउटवर्ड क्या थी इसकी, ये रही भाई जो डेटा दे रखा है। कौन से महीने में पूछ रहा है, महीना दे रखा है इसने। Value of supply under section 15, compute the value of supply under CGST Act made by Miss RIA। तो इनके लिए पूछ रहा है, तो ये जून में है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो बात कर रखे इन्होंने जून के अंदर पूछ रहा है कि भाई बताइए इनका क्या रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर ये बात शायद क्लियर कट नहीं दे रखी जबकि होनी चाहिए थी। तो आउटवर्ड सप्लाई इसकी जो जून में निकल कर आ रही है वो कितनी है साहब, आउटवर्ड इन जून प्राइस था 45,000 रुपए का। ठीक है, बेसिक प्राइस। जो TCS है आपका, तो इनकम टैक्स का बिफोर TCS से पहले का प्राइस है, और अभी इसमें TCS जुड़ा हुआ नहीं है, तो वैसे करके बात कर रहे हैं मालिक। तो TCS को क्या इसमें ऐड करूं या ना करूं, क्योंकि जब वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर कहता है कि ऑल एनी अदर काइंड ऑफ टैक्सेस आप जोड़कर चलिए, जबकि जो TCS होता है ये टैक्स की परिभाषा में ही नहीं आता है, मतलब ये तो एक इंटरिम लेवी होती है बेसिकली। तो इसलिए इसका कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये एक्सक्लूड ही रहेगा, दूर ही रहेगा। आगे है, शी रिसीव सब्सिडी ऑफ 3,500 फ्रॉम ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर यूसेज ऑफ ग्रीन एनर्जी विच वॉज लिंक्ड टू सेविंग एनर्जी। अब ये तब घटती है बेसिकली, पहली बात तो ये नॉन गवर्नमेंट से मिली हुई है और दूसरा लिंक्ड भी उससे है, तो ये सब्सिडी आपकी नहीं घटेगी और ये भी आपकी एक्सक्लूड ही रहेगी, ये भी एक्सक्लूड रहेगा आपका और ये भी आपका एक्सक्लूड ही रहेगा। तो यानी कि जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस मतलब कि इन ट्रांजैक्शंस को करने से पहले का प्राइस है, अभी इनमें ट्रांजैक्शंस हो नहीं रखी हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये आपका 45,000 यहां पर वैल्यू बना दिया जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं मालिक, मेरे बच्चा, मेरे कबूतर। ठीक है।
चलो, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो 45,000, यहां पर 7.4 का जो आंसर दे रखा है वो 45,000 दे रखा है। तो इन्हें ये चीज यहां पर बोलनी चाहिए थी कि भाई ये जून की बात हम कर रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन की टोन है, ठीक है, तो देना चाहिए था। तो आगे बोलते हैं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाई मिस रिया। इनको आईटीसी कितना अवेलेबल हो जाएगा, तो आईटीसी के लिए देखनी पड़ेगी इनकी इनवर्ट सप्लाई, और ये रही इनकी इनवर्ट सप्लाई। तो जो कंप्लीट लॉट नहीं मिला उसका अभी कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है, जब कंप्लीट लॉट आ जाएगा तो आईटीसी की बात करना। कार फॉर ड्राइविंग स्कूल, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो बोलता है कि भाई नॉर्मली कार वार का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर वो ड्राइविंग स्कूल के लिए है या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए तो उसका क्रेडिट मिल जाता है, तो इस 1.5 लाख का मिल जाएगा। एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, पर ये नहीं कह रखा कहीं भी कि ये लीगल रिक्वायरमेंट थी, अगर लीगल रिक्वायरमेंट होती तो मिल जाता, अदरवाइज इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख का ही इनको यहां पर आईटीसी हो पाएगा, ऐसे करके बात कर ली जाती है। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस मैंने मालिक करवा दिए, और अब हम पढ़ेंगे इसका 8वां प्रश्न, ठीक है। लेकिन 8वां प्रश्न मैं आपको या तो शाम को कराऊंगा या फिर मैं कल कराऊंगा। पहले मुझे बताइए कि वाकई में इसकी जरूरत है या नहीं है। तो पहले मैंने 7 क्वेश्चन आपको दे दिए, अभी 8 और बचे हुए हैं। अगर आप कहोगे तो ये 8 क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे दूंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा।